हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खरे मकदम है। और दोस्तों, आज का हमारा ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। हमारा आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस हो जाए। इस चैप्टर का नाम है कोप्लेनर फोर्सेस वर्चुअल वर्क एंड कैटेनरी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन में। और आगे चलते हैं हम। कल मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ओ यदि दिया रहा हमें और एक लाइन ए बी के अलोंग फोर्स एक्ट यदि कर रहा है, एक पॉइंट ओ यदि हमें दिया है और एक लाइन ए बी के अलोंग यदि फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरीके से कुछ, तो ये मान लीजिए इसके ऊपर है, ये फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, तो हमने मूवमेंट मूवमेंट कैलकुलेट करना सीखा था। हमने मूवमेंट कैलकुलेट करना सीखा था। क्या सीखा था कि एफ मल्टीप्लाइड बाई पी विल बी द मूवमेंट एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी। आप इसका सेंस ऑफ रोटेशन देख सकते हैं अपने उंगली के नाखूनों को। अपने उंगली के नाखूनों को इसके अलोंग कर दीजिए, अपने उंगली के नाखूनों को फोर्स एफ के अलोंग कर दीजिए। तो जैसे ही आप उंगली के नाखूनों को फोर्स एफ के अलोंग करते हैं, थंब को परपेंडिकुलर रखते हुए, थंब को परपेंडिकुलर रखते हुए अपने उंगली के नाखूनों को जैसे ही आप इसके अलोंग करेंगे तो आपको इसकी जो डायरेक्शन है मिल जाएगी। ये डायरेक्शन रोटेशन की ये है, ये जो कि एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि घड़ी के अपोजिट है, इसलिए इसका साइन होगा प्लस। और उसी तरीके से मैंने आपको बताया था एक्चुअली मूवमेंट की डायरेक्शन। दोस्तों, एक्चुअली मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन होती है, लेकिन हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से भी ये बता सकते हैं कि उसका साइन क्या होगा। आपको अगर इनसाइड और आउटसाइड द प्लेन से कंफ्यूजन होता होगा सपोज, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये फोर्स एफ सपोज इस डायरेक्शन में यदि एक्ट कर रहा है तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये होगा, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये देखिए ना, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, ये ऐसी। ओके, और ये जो ये एंटी क्लॉकवाइज है ही नेचुरली। ओके, तो ये हो गया और ये हो गया, ये माइनस एफ पी हो जाएगा। तो ये मैंने कल पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था। ओके, कि ये एक पॉइंट दिया रहा और ये ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है तो क्या होगा। अब मैं आपको एक फोर्स के कपल से, फोर्स के कपल से मोमेंट कैसे क्रिएट होता है वो बताता हूं कि एक कपल से मोमेंट कैसे क्रिएट होता है। अब ये क्या होता है सर? तो देखिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिंदगी में, कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिंदगी पे, जैसे आप सपोज ये रिजिड बॉडी दी हुई है मुझे, सपोज मेरे पास ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब आप समझते हैं ना, ठोस बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब फोम इज नॉट ए रिजिड बॉडी। ओके, फोम या सोफा, सोफा या फोम, सोफे का जो फोम होता है वो रिजिड बॉडी नहीं है क्योंकि उस पर फोर्स लगाने पे वो दब जाता है। ऐसी बॉडी जो फोर्स लगाने पे दबे नहीं उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है। ओके, अब ये रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी पे मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है और इस दूसरे डायरेक्शन में भी फोर्स एफ लग रहा है, लेकिन ये एफ फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है मान लीजिए, और ये एफ फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ओके, तो मुझे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई ये वाला पॉजिटिव, ये डायरेक्शन को यदि मैं पॉजिटिव मान लूं और ये वाले डायरेक्शन को यदि मैं निगेटिव मान लूं, उसके अपोजिट डायरेक्शन को, तो मैं ये क्लियरली देख सकता हूं कि यहाँ नेट फोर्स विल बी जीरो। क्यों? एफ माइनस एफ दैट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एफ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और एक एफ निगेटिव में, तो नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं, मुझे ये तो, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बॉडी रेस्ट पे रहने वाली है, रेस्ट पे रहने वाली है बॉडी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन होगा ये कि ये बॉडी जो है रोटेट करेगी। वो क्यों? अब ये बात हमें समझ लेना है कि वो क्यों, ये बॉडी रोटेट क्यों करेगी। ये देखिए, यदि ये जो फोर्स एफ एक्ट कर रहा है ना, ये जो फोर्स एफ जो एक्ट कर रहा है, ये वाला जो फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, मान लीजिए मान लीजिए ये फोर्स एफ का, ये जो फोर्स एफ है इधर नीचे वाला, ये इसके अपोजिट में यहीं पे एक्ट कर रहा होता। ये फोर्स एफ मान लीजिए यहीं पे इसके अपोजिट में एक्ट कर रहा होता, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जीरो फिर भी होता। मान लीजिए ये वाला जो फोर्स है नीचे वाला, ये यहां ना होते हुए यहां है,
एक क्षण के लिए मैंने मान लिया। तो जैसे ही मैंने माना कि ये फोर्स यहाँ है तो मैं देख सकता हूं कि F माइनस एफ विल बी इक्वल टू 0। और इस केस में रोटेशन भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है, सेम लाइन के अलॉन्ग है। लेकिन दोस्तों जब जब भी फोर्सेस डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग होते हैं, जब भी फोर्सेस डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग होते हैं तो एक सेंस ऑफ रोटेशन बनता है, एक रोटेशन की तरह चीजें आती है चित्र में, रोटेशन आता है चित्र में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों एक लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे, ये दोनों एक लाइन पे नहीं है, ये दोनों अलग अलग लाइन पे एक्ट कर रहे हैं ये दोनों फोर्सेस। तो होता क्या है दोस्तों, आपने एक नल देखा है, नल, नल को आप क्या करते हैं, वो नल जगह पे एट रेस्ट रहता है। जो भी जब भी आप नल से पानी नल को खोलते हैं जब भी, तो जो नल होता है कुछ इस तरीके से नल होता है आपका। ओके, ये इस तरीके से नल नल दिखाई पड़ता है आपका। तो ये नल को क्या करते हैं आप, इधर भी फोर्स लगाते हैं और इधर भी फोर्स लगाते हैं। तो इधर एफ लगाते हैं और इधर अपोजिट इक्वल फोर्स लगाते हैं, तो नल तो रेस्ट पे रहता है, लेकिन क्या होता है नल रोटेट कर जाता है। तो नल की तरह ही आपको इमेजिन करना है, नल की तरह ही, खोलने वाले नल की तरह ही आपको इमेजिन करना है इसे भी, कि ये बॉडी जो है ये फोर्स इधर लगने के कारण और ये फोर्स इधर लगने के कारण ये दोनों फोर्स एक लाइन में नहीं है, ये दोनों फोर्स एक लाइन में नहीं है, मतलब इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट तो है लेकिन एक लाइन में नहीं रहने के कारण ये जो है रिजिड बॉडी रोटेट होगी। किस डायरेक्शन में रोटेट होगी आप बताइए मुझे, इस डायरेक्शन में रोटेट होगी, इस डायरेक्शन में। आपको क्लियरली दिख रहा है ना, आप वो देखिए ना उसको, वो जो दोनों फोर्सेस है वो दोनों फोर्सेस के अलॉन्ग अपनी उंगलियों के नाखून कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि उस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। उसी एक नल से आपको समझा देता हूं, ये नल, ये जो नल है, मान लीजिए इस नल को आपने दो अपोजिट फोर्सेस इस तरीके से न लगाते हुए अलॉन्ग द सेम लाइन अपोजिट फोर्सेस लगा दिए, अलॉन्ग द सेम लाइन अपोजिट फोर्सेस लगा दिए नल को, तो क्या नल खुलेगा? नहीं, नल नहीं खुलेगा, क्योंकि नल नल को यहीं पे दोनों फोर्सेस यहीं पे एक्ट कर रहे हैं अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और एक लाइन के अलॉन्ग रहने के कारण रोटेशन भी नहीं होगा। जब तक कि आप एक फोर्स को यहां लगा के दूसरे फोर्स को यहां नहीं लगाते तब तक कि ये फोर्स, ये नल रोटेट नहीं होगा। तो कपल कपल मतलब ऐसे फोर्स होते हैं, कपल मतलब ऐसे फोर्स जो होते हैं जो अलोंग द सेम लाइन नहीं होते लेकिन उन्होंने सेंस ऑफ रोटेशन क्रिएट करते हैं, सेंस ऑफ रोटेशन क्लियर करते, ये निर्माण करते। जैसे ये रिजिड बॉडी है तो एक फोर्स मैंने यहां लगा दिया और दूसरा फोर्स मैंने यहां लगा दिया, तो मेरे पास एक कपल बन गया, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक लाइन में नहीं है, इस तरीके से एक लाइन में नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन हो गई, तो ये दोनों फोर्स ऐसे एक लाइन में नहीं है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो F माइनस एफ इक्वल टू 0 तो होगा। लेकिन कपल 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 बनने के कारण ये जो है बॉडी रोटेट करेगी अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग। सेंटर ऑफ मास ये क्या होता है इसको छोड़िए, पर एक पॉइंट रहेगा बॉडी में जिसके अलोंग ये बॉडी रोटेट करेगी। जैसे कि नल नल में होता है, नल में जैसे नल सेंटर के अलोंग रोटेट होता है ना, क्योंकि ये फोर्स इधर भी लगाया और इधर भी लगाया तो नल रोटेट कर गया। आपने दोनों फोर्स अगर इस तरीके से लगाए तो आपका नल रोटेट नहीं करेगा, कितना भी करोगे कोशिश तो भी नल नहीं खुलेगा। जब तक कि आप एक फोर्स यहां दूसरा फोर्स यहां नहीं लगाते इक्वल एंड अपोजिट, तब तक के नल रोटेट नहीं करेगा अपने मिडल पॉइंट के अराउंड। तो उसी तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी भी रोटेट करेगी। तो आप ये तो समझ गए कि एक कपल रोटेट कैसे करवाता है किसी बॉडी को, एक कपल रोटेट कैसे करवाता है किसी बॉडी को, ये तो आपको विजुअलाइज हो गया। अब इसी पे आधारित एक थ्योरम हमारे पास आता है, रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। रिजल्टेंट, ये थ्योरम का नाम ही है रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं इसको लेता हूं, इसका थ्योरम बनाता हूं। इसका देखिए थ्योरम का क्या है स्टेटमेंट। थ्योरम थ्योरम ये कहता है एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, एनी, इसका पहले थ्योरम का मतलब समझ लेंगे फिर थ्योरम के प्रूफ की ओर चलेंगे। ओके, एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस acting at different
points of a rigid body can be reduced to a single force through a given point and a couple. इस जो थ्योरम इतना लंबा चौड़ा जो अंग्रेजी इसने लिख रखा है, इसको हमें समझ लेना है। ओके, तो इसको समझने के लिए ये देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। इसका पहले मतलब समझ लीजिए। ये एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस मतलब क्या? जैसे आपका ये मोबाइल का प्लेन है, जैसे आपका ये लैपटॉप का या मोबाइल की स्क्रीन का प्लेन है, तो ये प्लेन के ऊपर ही रहना चाहिए फोर्स, ठीक है। ये फोर्स ये हो गया, ये दूसरा फोर्स हो गया, ये तीसरा फोर्स हो गया। तो जितने भी फोर्सेस है ये आपके मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन पे ही रहना चाहिए, मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन के बाहर नहीं रहना चाहिए। जैसे हो सकता है आप एक फोर्स इस तरीके से ले ले जो प्लेन से बाहर की ओर आ रहा हो, मोबाइल के प्लेन से बाहर की ओर आ रहा हो, मतलब मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स ले लिया, तो वो फोर्स कंसिडर नहीं होगा। फोर्स ऐसा होना चाहिए जब सारे के सारे फोर्सेस कोप्लेनर हो, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में हो। समझ में आ रही है आपको बात? देखिए आप जितने भी फोर्सेस बनाएंगे अपने 2D, आपका जो पेपर होता है, आपका जो एग्जामिनेशन में पेपर होता है, या फिर जो भी पेपर अब शीट ऑफ पेपर होती है या मोबाइल की स्क्रीन जैसे आप अभी देख रहे हैं, तो आप हमेशा एक कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस ही ड्रॉ कर सकते हैं। आप कभी भी ऐसा परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला फोर्स ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको 3 डायमेंशनल चाहिए और 3 डायमेंशनल ड्राइंग नहीं कर सकते हम, है कि नहीं। और यहाँ पे ये जो हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ कोप्लेनर फोर्सेस के लिए पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए उसने अलग से कोप्लेनर फोर्स बोला है। नहीं तो बच्चा क्या करेगा, अंडरस्टैंड फोर्स लेगा, एक ये वाले मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन में ले लिया और दूसरा फोर्स ऐसा लिया जो प्लेन से परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये मोबाइल की स्क्रीन से आपके मुंह की तरफ आ रहा है, ऐसा एक फोर्स ले लिया, तो वो तो कोप्लेनर नहीं हुए ना, क्योंकि ये वाले और ये वाले फोर्सेस इस प्लेन में, ये तीनों फोर्सेस इस ए वाले प्लेन में, और ये वाला तीसरा फोर्स तो दूसरे प्लेन में चला जाएगा। तो इसीलिए इसलिए ये जरूरी है कि सारे के सारे फोर्सेस जो है कोप्लेनर हो। और ये थ्योरम का मीनिंग समझा रहा हूं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये थ्योरम का आपको मीनिंग समझा रहा हूं, ये थ्योरम का मीनिंग समझा रहा हूं, क्योंकि मीनिंग समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। ओके, तो एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, क्या कह रहा है वो, एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, कुछ इस तरीके की मेरे पास रिजिड बॉडी है, और कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मतलब ये एक फोर्स हो गया। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ही है सारे फोर्सेस, ऐसा अज्यूम कर लीजिए, जो सारे के सारे फोर्सेस इस रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, ये F1, ये F2, ये F3, ये F4, ये जो सारे के सारे फोर्सेस ये इस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, ये F5, जितने भी फोर्सेस हो दुनिया भर के जितने भी, अगर ये सारे के सारे फोर्सेस कोप्लेनर है, ये तो कोप्लेनर ही ड्रॉ किया हमने, लेकिन ऐसा अंडरस्टैंड फोर्स नहीं आप ले सकते कि भाई आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर, मतलब अपने मोबाइल की स्क्रीन से आपके मुंह की तरफ आते हुए और मोबाइल को छेद गिराते हुए पीछे की तरफ जाता हुआ एक फोर्स, इस तरीके का फोर्स जो आपके मोबाइल के परपेंडिकुलर हो और आपके मुंह की तरफ आ रहा हो, ऐसा फोर्स अलाउड नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 6 फोर्स है, मान लीजिए 7वां फोर्स आपने मोबाइल की स्क्रीन से बाहर आता हुआ 7वां फोर्स लिया, और ये बाकी के 6 फोर्स एक प्लेन में है और वो वाला फोर्स परपेंडिकुलर वाला है, तो ये बात आपको समझनी होगी कि ये वाला थ्योरम उस पर अप्लाई नहीं होगा। आपको सिर्फ ये वाला थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब ये फोर्सेस कोप्लेनर हो। तो देखिए आपके 6 के 6 प्लेन पे है, 6 के 6 फोर्सेस प्लेनर है, कोप्लेनर है, इसलिए कोप्लेनर उसने शब्द यूज किया। एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, दूसरा क्या बोला है, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। ओके, तो डिफरेंट पॉइंट्स है,
ये देखिए ये वाले पॉइंट पे एक्ट कर रहा है रिजिड बॉडी के, ये वाला फोर्स ये वाले पॉइंट पे एक्ट कर रहा है रिजिड बॉडी के, ये वाला फोर्स ये वाले पॉइंट पे एक्ट कर रहा है रिजिड बॉडी के, ये वाला फोर्स ये वाले पॉइंट पे एक्ट कर रहा है रिजिड बॉडी के, है ना। तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे, कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स, ठीक है। कोप्लेनर तो हो गए, अभी अभी बताया कोप्लेनर क्यों है, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स वो भी बता दिया, अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पे सारे के सारे फोर्सेस करवा दिए, है कि नहीं। ये सारे के सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे कब हो गए, ये रिजिड बॉडी है सपोज, और ये सारे के सारे फोर्सेस आपने एक ही पॉइंट पे एक्ट करवा दिए, तो भैया ये नहीं है अलाउड, ये अलाउड नहीं है, सारे के सारे फोर्सेस को एक ही पॉइंट पे एक्ट करवाना अलाउड नहीं है, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, इसलिए कहा है उसने। ये देखिए ये डिफरेंट पॉइंट्स हो गए रिजिड बॉडी के, ओके। एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड अ कपल। तो ये थ्योरम ये कहता है कि मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं दुनिया में, विश्व में, ये ए पॉइंट ले लिया मैंने, और ये ए पॉइंट पे मैं इन 6 फोर्सेस का रिजल्टेंट इस तरीके से बना सकता हूं, ये 6 फोर्सेस का रिजल्टेंट मैं इस तरीके से बना सकता हूं कि यहां से ए पॉइंट से एक सिंगल फोर्स जा रहा है, इसका रिजल्टेंट, और एक कपल इस पॉइंट के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, और एक कपल इस पॉइंट के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, F2 मान लीजिए, वो F2 का कपल इस पॉइंट के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, और F1 का रिजल्ट मान लीजिए FR है और FS है, तो FR का रिजल्टेंट इस पॉइंट के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट के अलॉन्ग, मतलब मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं दुनिया में, कोई भी पॉइंट ए ले सकता हूं, कोई भी पॉइंट ए ले सकता हूं मैं दुनिया में, ऐसा कोई भी पॉइंट ए दुनिया में मैं इस तरीके का ले सकता हूं कि मैं ये जो 6 फोर्सेस है, या फिर यहाँ पे 70 फोर्स लो, 80 फोर्स लो, 100 फोर्स लो, कितने भी फोर्स लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, 10 लो, 12 लो, 15 लो, कितने भी फोर्सेस लो, आप अगर ये फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो ये फोर्सेस का जैसे ही आप रिजल्टेंट निकालते हैं, तो ये फोर्सेस का रिजल्टेंट मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिनोट कर देता हूँ, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, FR की डायरेक्शन में आ रहा है इन फोर्सेस का रिजल्टेंट, और मान लीजिए ये जो, और इन्हीं फोर्सेस को मैं एक कपल के रूप में, मतलब ये पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे सिस्टम दिख रहा है, इसको एक फोर्स FR ए पॉइंट पे एक्ट करता हुआ, और एक FS का कपल, जैसे नल की टोटी होती है ना, तो ये नल का मिडल पॉइंट, ये नल के मिडल पॉइंट की तरह इस पॉइंट ए को नल के मिडल पॉइंट की तरह मैं रख सकता हूं, और उस पर एक फोर्स, वो नल भी मूव कर रहा है और नल घूम भी रहा है, इस तरीके से मैं एक ए पॉइंट कोई भी यूनिवर्स का ले सकता हूं। तो ये इसका मतलब है, आप समझ में आ रही है आपको बात, मतलब ये F1 से F6 वाले सारे फोर्सेस को मैं एक सिंगल फोर्स थ्रू अ पॉइंट ए, और उसी पॉइंट ए के अलोंग एक कपल, उसकी तरह मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं। ये इस थ्योरम का आपका मतलब समझना है। और फोर्सेस कैसे होने चाहिए, सारे के सारे मोबाइल की स्क्रीन पे या पेपर की स्क्रीन पे, पेपर की शीट पे, ऐसा नहीं कि एक फोर्स आपने, जैसे रिजिड बॉडी तो 3 डायमेंशनल होगी, तो 3 डायमेंशनल बॉडी में आपने कोप्लेनर फोर्सेस ही लगाने, ऐसा नहीं लगा सकते कि आप एक पेपर की शीट से परपेंडिकुलर एक फोर्स ले लिया, एक फोर्स पेपर की शीट में ले लिए, दो फोर्स पेपर की शीट में ले लिया, और एक फोर्स पेपर की शीट के परपेंडिकुलर ले लिया, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। सारे के सारे फोर्सेस कोप्लेनर होने चाहिए, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए, सेम पॉइंट पे सारे के सारे फोर्स एक्ट करवा दिए वो भी अलाउड नहीं है, तो एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड अ कपल। एक सिंगल फोर्स, कोई भी एक गिवन पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट दे दिया है, कोई भी पॉइंट के अलोंग एक सिंगल फोर्स की तरह, और उसी सिंगल पॉइंट के अलोंग एक कपल एक्ट करता हुआ, उस तरीके से मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं। तो इसको आपको डिटेल में समझ लेना है, मैं अभी समझा देता हूं इसको, ठीक है। ये थ्योरम को मैं आपको अच्छी तरीके से यहां समझा देता हूं, तो इसका प्रूफ भी दे देता हूं कि इस तरीके से क्यों किया जाता, क्यों होता है। मान लीजिए, सॉरी ये लाइन टेढ़ी बन गई, मान लीजिए ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, तो एक्स एक्सिस क्या हो गया, ये एक्स ओ एक्स डैश हो गया, और ये वाई एक्सिस क्या हो गया, वाई ओ वाई डैश हो गया, ठीक है। अब ये वाई ओ वाई डैश, अब देखिए ये मान लीजिए ये एक रिजिड बॉडी कुछ इस तरीके से यहाँ लाई कर रही है, ये रिजिड बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, मतलब प्लेन के बाहर भी आ रही है और मोबाइल की स्क्रीन के अंदर भी जा रही है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसका हमने 2 डायमेंशनल यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ये मान लीजिए पॉइंट A1 है, यहाँ पे मान लीजिए फोर्स P1 एक्ट कर रहा है, ये पॉइंट A2 है मान लीजिए उसी रिजिड बॉडी का, और यहाँ पे फोर्स P2 एक्ट कर रहा है, ये मान लीजिए A3 पॉइंट है, यहाँ पे ले लेता हूँ A3 पॉइंट,
ये मान लीजिए A3 पॉइंट है उसी रिजिड बॉडी का, और इस A3 पॉइंट पे P3 फोर्स एक्ट कर रहा है। उसी तरीके से एक A4 पॉइंट ले लिया मैंने, एक A4 पॉइंट ले लिया उसी रिजिड बॉडी पर का, और उस पे ये P4 फोर्स एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक P5 पॉइंट ले लिया इस रिजिड बॉडी का, एक P5 पॉइंट ले लिया रिजिड बॉडी का, सॉरी P4 नहीं, A5 पॉइंट ले लिया, उस पे P5 फोर्स एक्ट कर रहा है। इस A5 पॉइंट पे P5 फोर्स एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में। सारे के सारे फोर्सेस कोप्लेनर है क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे है। और ये A6 पॉइंट ले लिया, इस पे मान लीजिए P6 फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे मान लीजिए P6 फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये दिखाना है कि मैं ये मान लीजिए मेरा गिवन पॉइंट ओरिजिन है। वैसे तो मैं किसी भी पॉइंट के लिए प्रूव कर सकता हूँ ये थ्योरम, लेकिन मान लीजिए मेरा गिवन पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। मान लीजिए ओरिजिन के अलॉन्ग मुझे प्रूव करना है, ओरिजिन पॉइंट पे प्रूव करना है मान लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझ लेनी होगी कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, इसमें आपको एडिशनल इसका प्रूफ बता रहा हूँ इस थ्योरम का। ये थ्योरम क्या बोलता है कि डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो A1 A2 A3 A4 ये सब रिजिड पॉइंट के, रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट हो गए। P1 P2 P3 P4 P5 P6 ये सब क्या हो गए, कोप्लेनर फोर्सेस हो गए क्योंकि एक ही प्लेन में है। और कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स, मतलब मुझे ये दिखाना है कि O पॉइंट पे एक सिंगल फोर्स, कुछ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है R, और एक कपल O पॉइंट के अलॉन्ग। ये दो, ये इतने से, ये ऑरेंज वाले के, ये इतना बड़ा जो सिस्टम, काले काला जो सिस्टम है, इसको इस ऑरेंज सिस्टम के बराबर मुझे दिखाना है। ओके, तो मैं दिखा दूंगा। अभी देखो कैसे दिखाता हूं मैं। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, थोड़ा बहुत पार्ट अंडू करके, फिर आपको बताता हूं। मान लीजिए ये जो पॉइंट O है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये जो P1 है मेरा, मान लीजिए ये जो P1 है, इसके X और Y कंपोनेंट्स है X1 और Y1, X1 और Y1। ये जो A2 फोर्स है मेरा, मान लीजिए इसके X और Y कंपोनेंट्स है Y2 और X2। ये जो P3 फोर्स है मेरा, उसी तरीके से इसके मान लीजिए है X3, और ऊपर का ले लिया मैंने Y3। X और Y कंपोनेंट्स बता रहा हूं दोस्तों, X और Y कंपोनेंट्स। इसका लीजिए, मान लीजिए मैंने कर लिया Y4, और ये कर लीजिए मान लीजिए X4। ओके, ये कंपोनेंट्स बना रहा हूं और कुछ नहीं। ये हो जाएगा X5, ये हो जाएगा Y5, और ये उसी तरीके से ये हो जाएगा Y6, ये हो जाएगा X6। ओके, तो ये तो हो गए इसके। अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी चालबाजी करूंगा। मैं यहाँ पे O पॉइंट पे ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ड्रॉ कर दूंगा। O पॉइंट पे ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा मैं, ऐसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की इनका जो मैग्नीट्यूड है X1 के बराबर है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये जो रिजिड बॉडी है, उस पे अगर इस पॉइंट O पे X डायरेक्शन में X1 फोर्स भी एक्ट करेगा, और Y उसी का इक्वल अपोजिट सेम लाइन पे अगर X1 फोर्स इधर भी एक्ट करेगा, दो अपोजिट साइड में X1 फोर्स एक्ट करेंगे अलोंग द सेम लाइन, तो ना तो कपल बनेगा और ना ही, मतलब वो बॉडी क्या होगी, वो बॉडी पे दो अपोजिट फोर्सेस लगते रहेंगे, बॉडी तो रेस्ट पे रहेगी। मतलब ये तो जीरो फोर्स लगाने के बराबर है ना। दो X1 सेम लाइन में दो X1 फोर्सेस, X1 नाम के दो फोर्सेस सेम लाइन पे कभी भी जीरो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे रह जाएगी। क्योंकि आपको या तीन केसेस में बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। कौन से केसेस में, या तो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो कम ज्यादा हो तो बॉडी रेस्ट पे नहीं रहती। फिर दूसरा केस रहता है कि या तो फोर्सेस तो सेम एक्ट कर रहे हो लेकिन एक लाइन में ना हो, तो फिर बॉडी रेस्ट में नहीं रहती। इस केस में रोटेट कर जाती है नल की तरह। ये बताया था मैंने आपको। नल में आप नहीं करते, आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं नल के दो एंड्स को, तो नल रोटेट कर जाता है। तो वही कंसेप्ट है यहाँ। अब मान लीजिए ये जो X1 है, ये X1 इस तरीके से इधर साइड भी है, और ये X1 इस तरीके से मैंने अज्यूम कर लिया। लेट अस अज्यूम अ फोर्स X1 acting at point O of the rigid body such that equal and opposite forces X1 in two directions. Okay, तो क्या होगा कि ये जो A1 पे जो फोर्स X1 एक्ट कर रहा है, इससे ये वाला जो फोर्स है ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए आप,
गौर से देखिएगा, दूसरे कलर से बता रहा हूं, ये x1 से ये वाला फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x1 माइनस x1 विल बी इक्वल टू 0। बट एट द सेम टाइम क्या होगा, ये दोनों एक कपल बना रहे हैं, क्योंकि इनका डिस्टेंस अनइक्वल है, डिस्टेंस अनइक्वल है मतलब एक लाइन के अलॉन्ग नहीं है, तो ये दोनों एक कपल बना रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन है, ये O से लेके A1 तक, इस लाइन को रोटेट करने वाला काम करेंगे ये दोनों फोर्सेस। हाँ, तो ये x1 और x1 कपल बना लिए। ये x1 और x1 जैसे ही कपल बना लिए, मुझे पता चला, तो ये जो x1 है इसको मैं यहां से यहां ला लिया, तो ये x1 हो गया लाल वाला। तो मैंने देखिए ना अब आप, तो मैंने इसको इक्विवेलेंटली ये A1 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा था उसको काय के इक्विवेलेंट कर दिया, एक कपल x1 का एक कपल और एक x1 नाम का फोर्स x डायरेक्शन में, इसके इक्वल कर दिया ना। आपको बात समझ में आई, जो A पॉइंट पे ये जो इस तरीके से और इस तरीके से जो फोर्स एक्ट कर रहे थे, तो ये दोनों तो एक कपल बना लिए और ये एक रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये रिजल्टेंट बोलता हूं मतलब जो हमने अपने तरफ से लगाया था, तो ये एक कपल और एक फोर्स इस पे रिड्यूस हो गया। उसी तरीके से मैं फिर से यहां पे ड्रॉ करता हूं न्यू पेज पे। मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है और ये फोर्सेस है, ये ओरिजिन है, ये P1 फोर्स है, ये P2 फोर्स है। तो मैंने अभी भी बताया कि ये x1 है, ये y1 है इसका कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट y2 है और इसका x कंपोनेंट x2 है। तो यहाँ पे O पॉइंट मेरा गिवन पॉइंट है, तो मैं एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कंसीडर कर लिया है यहाँ पे, x1 और x1। अब मैं देख सकता हूँ कि ये x1 और ये x1 क्लियरली एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, और ये x1 जो है ये उस डायरेक्शन में फोर्स दिखा रहा है। उसी तरीके से y के लिए कर दूंगा मैं कि ये y है इस डायरेक्शन में, तो मैं दो फोर्सेस कंसीडर कर लूंगा, इस डायरेक्शन में y1 और इस डायरेक्शन में y1। तो मैं देख सकता हूँ क्लियरली कि ये जो y1 है ये y1 के साथ में कपल बना रहा है। देखिए ये y1 और ये वाला y1 एक कपल बना रहा है और ये एक फोर्स में रिड्यूस हो गया, ये वाले कैन बी रिड्यूस टू ए फोर्स एंड अ कपल, ये एंड अ कपल हो गया, ठीक है। और ये x डायरेक्शन में कैसा किया, कैन बी रिड्यूस टू ए कपल एंड अ फोर्स, ये वाला फोर्स, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात। उसी तरीके से मैं सारे पॉइंट्स पे करता जाऊंगा। तो मैं इसका फिर से एक फिगर ड्रॉ करके आपको इसका प्रूफ बता देता हूं। ये रिजिड बॉडी ले ली मैंने, ये बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अनगिनत फोर्सेस है, ऐसे P1 है, ये P2 है, ये पॉइंट O है, ऐसे 5-6 फोर्सेस है मान लीजिए, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये P6 है मान लीजिए, ये P7 है। तो मैं हर केस में वही करूंगा, यहां पे इसका y1 है और इसका x कंपोनेंट x1 है, x कंपोनेंट x1 y कंपोनेंट y1 है। तो मैं जो कंपोनेंट रहेंगे उसी के अपोजिट और इक्वल फोर्सेस ओ पे ड्रॉ करते जाऊंगा, x1 और x1। तो आप देख सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा। तो आप जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे मान लीजिए ये है P3 मान लिया मैंने, तो x3 है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में y3 है। तो मैं क्या करूंगा, x3 के यहाँ पे x3 और x3 कंसिडर कर लूंगा, x3 और x3 कंसिडर कर लूंगा इक्वल एंड अपोजिट और सेम लाइन में रहने से कपल भी नहीं हुआ और इक्वल एंड अपोजिट होने से नेट फोर्स भी जीरो हो गया, तो नेट इफेक्ट उसका जीरो है, इसलिए मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन रोटेट होगी, क्योंकि ये देखिए ये एक कपल बन गया और ये फोर्स हो गया, कैन बी रिड्यूस टू ए कपल एंड अ फोर्स, ये ब्लू वाला फोर्स हो गया और वो ऑरेंज वाले कपल हो गए, ठीक है। y3 है तो वो इक्वल एंड अपोजिट y3 वाले कंसिडर कर लिया, ऊपर में y3 नीचे में y3। तो मैं देख सकता हूं कि ये वाले y3 जो है ये कपल बनाएंगे, ये ऑरेंज वाले कपल बनाएंगे और ये नीला वाला अ फोर्स एंड ऑरेंज वाले अ कपल। तो इस तरीके से ये हो गया।
तो आप ऐसा हर पॉइंट के लिए करते जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या होएगा दोस्तों, आपका कैलकुलेशन क्या होएगा। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये मान लीजिए मैंने कहा था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है, तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये x3 के बराबर हो गया ना, ये डिस्टेंस x3 के बराबर हो गया क्योंकि ये कंपोनेंट x3 है, तो ये डिस्टेंस x3 के बराबर हो जाएगा, नहीं x3 के बराबर नहीं होगा सॉरी, ये मान लीजिए पॉइंट a3 है, तो a3 b3 के बराबर होगा, a3 b3 के बराबर होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यदि मैं कंसीडर करूं तो मेरा मूवमेंट क्या हो गया अलोंग वो मेरा मूवमेंट हो गया, मेरा मूवमेंट हो जाएगा x3 मल्टीप्लाइड बाय a3 b3। और किस डायरेक्शन में आएगा, देखिए क्लियरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, आप इन नल नल अज्यूम कर लीजिए इसको, ये लाइन को, तो ये एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है और एक फोर्स इधर। मैं आपको फिर से एक फेयर डायग्राम बना के फिर से समझा देता हूं, फिर आपको समझ जाएगा क्लियरली। ये रिजिड बॉडी हो गई, ये P1 फोर्स एक्ट कर रहा है, ये P2 फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ये A1 पॉइंट है, ये A2 पॉइंट है। तो आपका इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट x1 है, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट y1 है, P2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट x2 है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट y2 है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैंने देख लिया कि ओ पॉइंट के अलॉन्ग मुझे करना है, तो मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्सेस कंसीडर कर लिए, ये x1 कंसीडर कर लिया और ये x1 कंसीडर कर लिया अलॉन्ग द सेम लाइन। तो मैं क्लियरली ये देख सकता हूँ कि दिस x1 and this x1 form a couple and a single force is here, a single force and a couple बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए मेरा p है, डिस्टेंस वहां से वहां तक का मान लीजिए p है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये काय के बराबर होगा, वर्टिकल डिस्टेंस है, क्लियरली वर्टिकल डिस्टेंस है। और इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1 है, तो क्या हो जाएगा, तो ये इसका कपल कितना होगा, मोमेंट कितना होगा, -x1 इंटू y1 होगा, क्योंकि ये जो p इसका जो डिस्टेंस है ये y1 हो जाएगा ना। आप इमेजिनेशन कीजिए, ये देखिए x1 y1 पॉइंट है ना, तो y1 इसका डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ठीक है, तो -x1 y1 -x1 मल्टीप्लाइड बाई p होगा पहले तो, और ये तो इसका जो कपल है ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये देखिए इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, ये फोर्स और ये फोर्स किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जब भी होता है तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होता है तो निगेटिव साइन आता है, तो -x1 y1 हो गया। उसी तरीके से मैं जितने भी फोर्सेस हो गए सिस्टम भर जितने भी फोर्सेस हो गए उनको जब मैं समेशन करूंगा, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जब मैं करूंगा यही चीज, तो मेरा आएगा x1 y1 माइनस y1 x1, ये एक पॉइंट के लिए, ये m1 ये पॉइंट 1 के लिए हो गया। उसी तरीके से m2 पॉइंट 2 के लिए क्या हो जाएगा, x2 y2 माइनस y2 x1, इस तरीके से ये होता जाएगा। ओके, ये x कैपिटल है और ये y कैपिटल है और ये दोनों स्मॉल वाले हैं, तो ये स्मॉल वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं और कैपिटल वाले क्या दिखा रहे हैं, हमारे फोर्स का कंपोनेंट दिखा रहे हैं। तो इनको जब मैं एक्ट करते जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि जो इनका रिजल्टेंट आया, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं छोटा फिगर, ये रिजिड बॉडी, ये P1 फोर्स एक्ट कर रहा है, ये x1 है, ये y1 है, ये P2, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो मैं पूरा समझाऊंगा दोस्तों विस्तार से। तो देखिए ये px2 ये y2, अब ये आपको पता चल गया अभी अभी कि मैंने कैलकुलेशन की है कि ये पॉइंट m1 है, सपोज ये पॉइंट m2 है, तो m1 के अलॉन्ग मूवमेंट क्या आ जाएगा, मूवमेंट के अलॉन्ग m1 के अलॉन्ग मूवमेंट आ जाएगा x1 y1 माइनस y1 x1 कैपिटल x1। क्यों स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1, क्यों, क्योंकि
ये जो है इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 कॉमा y1 है, स्मॉल x1 कॉमा स्मॉल y1। तो ये इसका अभी अभी बताया ना वो मूवमेंट से कैसे करना है, उसी से ये आया। m2 के अलॉन्ग उसी तरीके से मेरा आ जाएगा x2 y कैपिटल y2 माइनस स्मॉल y2 कैपिटल x2। ठीक है, इन सभी को मैं ऐड जब करूंगा तो मेरा टोटल मूवमेंट आएगा, जो कि मैं लिख सकता हूं समेशन x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1, इसका समेशन। और ये जो x डायरेक्शन के अलॉन्ग जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे होगा, उस रिजल्टेंट फोर्स को मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू समेशन x1 मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये y डायरेक्शन के अलॉन्ग जो होगा इसे लिख सकता हूँ मैं समेशन y1। ठीक है, तो दो टू फोर्सेस एक्ट अलॉन्ग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो फिर इनका जो है, तो ये हो गया ना प्रूफ, थ्योरम प्रूव हो गया है कि नहीं। थ्योरम इस तरीके से जो है प्रूव हो गया। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब ये थ्योरम लिख के दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ये थ्योरम लिख के दिखा देता हूँ, तो और आपको हर एक स्टेप इस थ्योरम की समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने छोटा सा फिगर बना लेता हूँ, यहाँ छोटा फिगर बना लेता हूँ। ये मान लीजिए रिजिड बॉडी है, ये A1 है, ये P1 है। तो ये P1 को जब मैं देखूंगा तो P1 के x डायरेक्शन में x1 एक्ट करेगा और ऊपर वाली डायरेक्शन में y1 एक्ट करेगा। मान लीजिए इसके P1 के x कंपोनेंट x1 है और y कंपोनेंट y1 है। और उसी तरीके से मैं एक A2 पॉइंट लूंगा, जिसपे ये रिजिड बॉडी पे ही A2 पॉइंट भी है एक। तो उस A2 पॉइंट पे मान लीजिए P2 एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में x2 एक्ट करेगा, नीचे की डायरेक्शन में y2 एक्ट करेगा। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। ठीक है, कंसीडर रेक्टेंगुलर एक्सिस, सबसे पहला स्टेप आएगा कंसीडर, साथ साथ में नोट करते जाइएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश थ्रू अ गिवन पॉइंट ओ। कोई भी एक ओ पॉइंट ले लेना है जिसके अलॉन्ग हमें चीजें करनी होगी प्रॉब्लम में। उस पॉइंट ओ के अलॉन्ग रेक्टेंगुलर एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश कंसिडर कर ली, ये एक्स ओ एक्स डैश है और ये वाई ओ वाई डैश है ऊपर वाली। ठीक है, तो ये गिवन पॉइंट ओ हो गया। इस पॉइंट ओ के अलॉन्ग एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश हमने कंसिडर कर लिए। तो ये पहले सेंटेंस में कोई डाउट नहीं है। लेट अ कोप्लेनर सिस्टम, कोप्लेनर सिस्टम मतलब वो जो P1 P2 है ना, ऐसे पूरे अनगिनत फोर्सेस है समझ लीजिए आप, जितने भी फोर्सेस लेना चाहो उतने लो। एट अ कोप्लेनर सिस्टम P1 P2 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही P1 P2 P3 P4 ऐसे ही बहुत सारे इन एक्स वाई प्लेन। इन एक्स वाई प्लेन क्यों, इसका भी मतलब समझा दिया हूँ। मोबाइल के स्क्रीन का प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन में मान लीजिए। अब पॉइंट A1 x1 y1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, x1 y1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट A1 लिया, A2 पॉइंट लिया x2 y2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, A3 पॉइंट लिया x3 y3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, A4 पॉइंट लिया x4 y4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है, इस तरीके से मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिए, इसमें भी आपको डाउट नहीं बचा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं इतने पार्ट को, इसको साथ साथ में नोट करते जाइए, क्या साथों साथ नोट करते जाइए। तो ये A1 का क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x1 y1, A2 का क्या है x2 y2, A3 का क्या रहेगा x3 y3, A4 का क्या रहेगा x4 y4। और A1 पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है P1, A2 पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है P2, A3 पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है P3। P1 का x कंपोनेंट क्या होगा x1, y कंपोनेंट क्या होगा P1 का y1, P2 का x कंपोनेंट क्या होगा x2, y कंपोनेंट क्या होगा P2 का y2, P3 का x कंपोनेंट क्या होगा x3।
P4 का y कंपोनेंट, P3 का y कंपोनेंट क्या होगा, y3, P4 का x कंपोनेंट क्या होगा, x3, इस तरीके से। ठीक है, तो एट O, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें होगी, कंसीडर अ फोर्स, कंसीडर अ फोर्स P1, P1 फोर्स को कंसीडर कर लिया, ये वाला, ये P1 जो पर्पल कलर में, कंसीडर अ फोर्स P1, इट कैन बी resolved, it can be resolved into two components, x1 comma y1, x1 कंपोनेंट x डायरेक्शन में और y1 कंपोनेंट y डायरेक्शन में, ये लिखा है। ये P1 को मैंने कर दिया, दो इसमें रिजॉल्व कर दिया, दो कंपोनेंट में। अब एट O नेक्स्ट स्टेप होगी, एक स्टेप बाय स्टेप सब समझा रहा हूं। एट O वी इंट्रोड्यूस, ओ पे हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड x1 ही हो, इनका इफेक्ट जीरो होगा, क्योंकि ये एक लाइन के अलॉन्ग भी नहीं है, तो कपल की तरह भी एक्ट नहीं कर सकते, एक लाइन में है कपल की तरह भी एक्ट नहीं कर सकते, एक लाइन में रहने से कपल की तरह भी एक्ट नहीं कर सकते, मतलब रोटेशन का भी सेंस नहीं करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, तो फोर्स भी जीरो है, तो इक्विलिब्रियम वाले फोर्स हो गए। एट O वी इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस x1, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस x1 को पॉइंट O पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि क्लियरली एक्स एक्सिस के पैरेलल तीन फोर्सेस हो गए। कौन से तीन फोर्सेस, अब नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी, कौन से तीन फोर्सेस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए, ये यहाँ पे जो A1 पे जो एक्ट कर रहा है ये वाला, और ये वाला जो जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ करना चाहिए एक्चुअली, ये y1 और ये x1। तो देखिए आप एक्स एक्सिस के पैरेलल तीन फोर्स हो गए, एक ये x1 हो गया, एक ये x1 हो गया, और एक ये x1 हो गया। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में वही लिखने वाला हूँ, नेक्स्ट स्टेप में वही चीज मैं यहाँ वर्ड्स में लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको साथों साथ नोट करना है। मेरे पास ब्लैक बोर्ड का कंस्ट्रेंट है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, ये एक्स है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं देख सकता हूँ क्लियरली कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो तीन फोर्सेस मिल रहे हो ग्रीन वाले, ये एक मिल रहा है, ये x1 है जो ए पॉल पॉइंट पे, और ये जो मैंने कंसीडर किया ये दो हो गए एक्स एक्सिस के पैरेलल वाले। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक कपल बना रहे हैं, और ये जो है एक रिजल्टेंट फोर्स है, ये वाला। समझ में आ रही है बात, ये वाला एक रिजल्टेंट फोर्स बन गया है, और ये एक कपल बना रहे हैं, तो क्लियरली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूं यहाँ पे सेंटेंस, नाउ देयर आर थ्री फोर्सेस पैरेलल to x-axis. Now there are three forces parallel to x-axis. They are, वही भी अभी जो बताया वही, they are x1 at a1, x1 at o along ox, and x1 at o along oy। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई।
अब ये वाला जो फोर्स है, ये मिटा देता हूं मैं जल्दी से। अब मैं यहाँ पे इसका मिनी डायग्राम बना देता हूँ ब्लैक पेन से। तो अभी अभी हमने देखा ये A1 पॉइंट था, ये P1 फोर्स एक्ट कर रहा था, तो P1 ये X1 था, ये Y1 था, इसका Y कंपोनेंट, ये O पॉइंट था। मैंने यहाँ पे X1 एक फोर्स में कंसिडर कर लिया और X2 दूसरा फोर्स कंसिडर कर लिया, X1 ही दूसरा फोर्स कंसिडर किया अपोजिट वाला। तो आप देख सकते हैं कि ये X1 और ये वाला X1 एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, और ये X1 जो है रिजल्टेंट है उसका। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस का, ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। ओके, तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस, द फोर्सेस X1 at A1 and X1 at O along O x डैश, ये O x डैश है ना, ये X O x डैश है, और ये Y O y डैश है। तो फोर्सेस X1 at A, X1 at O along O x डैश form a couple, form a couple। ठीक है, और मोमेंट इसका क्या होगा, मोमेंट विल बी इक्वल टू, मोमेंट ऑफ दिस कपल विल बी इक्वल टू क्या, -x1 कॉमा y1, -x1 मल्टीप्लाइड बाय y1, -x1 मल्टीप्लाइड बाय y1। मोमेंट क्या होगा, मोमेंट विल बी इक्वल टू -x1 कॉमा y1। किसका मोमेंट, ये इन दोनों का मोमेंट, इन दोनों का मोमेंट, ये x1 और ये x1, इन दोनों का मोमेंट किसके बराबर होगा, कैपिटल X1 माइनस स्मॉल y1, क्योंकि इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1 है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस y1 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, y1 है, और इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसलिए इसका डिस्टेंस y1 हो जाएगा। और ये फोर्स दो x1 है, इनका इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस y1 है, तो -x1 y1 इसका मूवमेंट हो गया। समझ में आ रही है बात, मतलब ये ए का जो फोर्स है, ये कपल और ये वाला रिजल्टेंट के रूप में ये हमारा रिजॉल्व हो गया। ठीक है, उसी तरीके से सारे फोर्सेस के लिए मैं करते जाऊंगा, और मैं लिख सकता हूं फाइनली, मैं ये लिख सकता हूं कि जो जी होगा समेशन एम होगा, और वही इक्वल हो जाएगा समेशन x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1। ये जहाँ पे x1 और y1 आर x and y components and small x1 and small y1, these are Cartesian coordinates। स्मॉल x1 और स्मॉल y1 क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और कैपिटल x1 और कैपिटल y1 क्या है, x एंड y कंपोनेंट्स। तो ये टोटल टोटल जो मेरा g होगा, टोटल जो मेरा मूवमेंट होगा, वो इनके समेशन के बराबर होगा। मतलब ये x1 y1 ये लिखा हमने, इसी तरीके से इसमें ऐड होएगा x2 कैपिटल y2 माइनस y2 कैपिटल x2, ऐसा ऐड होते जाएगा। ठीक है, फिर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन x1, और रिजल्टेंट y के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, समेशन y1। समझ में आ रही है बात आपको। तो फिर जो रिजल्टेंट होगा इसके बाद में जो रिजल्टेंट होगा उसको मैं निकाल सकता हूँ, वही लगा के अपना फॉर्मूला कि ये समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर और टेन थीटा, उसके बीच का एंगल भी निकाल सकता हूँ, जो कि होगा वाई अपॉन एक्स। ठीक है, टेन थीटा मतलब क्या होगा, वो जो फोर्स जो एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, जैसे
वो जो उतने सारे फोर्सेस को एक एक फोर्स और एक कपल में रिड्यूस किया ना हमने, पॉइंट ओके अलॉन्ग एक फोर्स और एक कपल में रिड्यूस किया ना, तो वो हो सकता है फोर्स ऐसा ना रह के वो फोर्स ऐसा कहीं आए, है कि नहीं। वो फोर्स ऐसा आया तो ये थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा एंगल हो जाएगा जो वो बनाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट का स्क्वायर मिला के इसका हाइपोटेन्यूस, ये इसका हो जाएगा। मतलब ये बात बात के तो फॉर्मूला आपके छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम जो है प्रूव होता है, और आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा, आई होप सो। और मेरे पास ब्लैक बोर्ड का कंस्ट्रेंट रहने के कारण मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाया शायद, लेकिन होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।